को नवी मुंबई के वासी इलाके में एक नामी बिल्डर सुनील कुमार लाहौरिया की हत्या कर दी गई। इस बिल्डर ने हाल ही में नवी मुंबई में करोड़ों रुपए के घोटाले FSI का पर्दाफाश RTI के जरिए किया था। बिल्डर की हत्या उसके कार्यालय के बाहर ही सिक्योरिटी गार्ड्स की वेशभूषा में आए 2 हमलावरों ने की। पूरे मामले को CCTV कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया। चौंकाने वाली बात यह निकली कि इस मामले में मुंबई पुलिस का ही एक पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शामिल था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्डर हर रोज की तरह अपने घर से दफ्तर के लिए निकला था और रास्ते में किसी काम के लिए गाड़ी से जैसे ही वह उतरा, आरोपी सिक्योरिटी गार्ड की वेशभूषा में आए और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हमला 2 लोगों ने किया, जिसमें से एक हमलावर को पकड़ लिया गया। हत्या की पूरी वारदात दफ्तर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि मारा गया बिल्डर सुनील कुमार लाहौरिया ने ही राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए जो जानकारी जुटाई थी, उसी से नवी मुंबई में करोड़ों रुपए के FSI घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। पुलिस का कहना है कि SK बिल्डर और इमैनुअल अमोलिक में रंजिश चल रही थी, जिसकी वजह से ये हत्या हुई है। बिल्डर सुनील कुमार की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने अपने ही पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इमैनुअल अमोलिक पर शिकंजा कस दिया है। दूसरी ओर कोर्ट ने भी अमोलिक को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद मुंबई के लोग जहां दहशत में हैं, वहीं एक बात तो साफ हो गई है कि हमलावरों का इरादा हर हाल में बिल्डर को मौत के घाट उतारना था। यही वजह रही कि बिल्डर को गोली मारने के बाद भी उसके ऊपर ताबड़तोड़ धारदार हथियारों से वार किया गया, ताकि बिल्डर किसी भी दशा में जीवित न बचने पाए। अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वतखोरी की जांच अब CBI कर रही है। वहीं बीजेपी अब इस मामले में केंद्र सरकार को लगातार घेरने में लगी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी की माने तो सरकार मामले की लीपापोती में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की अदालत ने अगर कोई फैसला दिया है तो उसकी पूरी मालूमात हमें नहीं है कि क्या फैसला दिया है। CBI इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन के बीच में किसी तरीके की टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, जो लोग गुनाहगार होंगे उनको सजा मिलेगी। एटा में PAC के एक जवान ने अपने घर में लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि खुदकुशी की वजह पारिवारिक कलह है। रविंद्र एटा में PAC की 43वीं बटालियन में तैनात था। वो सरकारी कॉलोनी के मकान नंबर 7 में रह रहा था। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रविंद्र और उसकी पत्नी की आए दिन कहासुनी होती रहती थी। कल शाम भी उसकी पत्नी सुषमा से लड़ाई हो गई, जिसके बाद उसकी पत्नी गुस्से में आकर तीनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। इसी से परेशान होकर रविंद्र ने खुद को गोली मार ली। यूपी के लोक निर्माण विभाग मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में कन्या विद्याधन और पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां हमारी बेटी उसका कल योजना के तहत 30-30 हजार रूपए के चेक बांटे। लोक निर्माण विभाग मंत्री शिवपाल सिंह यादव हेलीकॉप्टर से लखनऊ से इटावा पुलिस लाइन पर उतरकर सीधे नुमाइश पंडाल में हो रहे कार्यक्रम में पहुंचे। उनके साथ राज्य मंत्री आलोक साक्य और जिले के सभी पार्टी नेता और कार्यकर्ता मंच पर मौजूद थे। अपने संबोधन में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हमारा प्रदेश अभी भी दुनिया में 135 देशों से पीछे है और प्रदेशवासी आजादी से 159 देश पीछे हैं। हमें देश और प्रदेश में नंबर 1 पर होना चाहिए। ऐसी हमारी सरकार इस तरह की योजना चलाकर कोशिश कर रही है। उन्होंने पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां योजना के अंतर्गत 248 छात्राओं को कन्या विद्याधन के अंतर्गत 872 छात्राओं को तथा हाई स्कूल पास छात्राओं को हमारी बेटी उसका कल योजना के अंतर्गत 60 छात्राओं को 30-30 हजार रूपए के चेक बांटे। सितारगंज के गोठाग्राम वो नहरपा इलाके के 2 घरों में हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर जमकर लूटपाट की। जहां इन बदमाशों ने इस घरों में घुसकर लाखों रुपए की नकदी व ज्वेलरी का हाथ साफ किया, वहीं एक बालक सहित 2 लोगों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल पूरे मामले के अनुसार सितारगंज में देर रात गोटा ग्राम प्रधान कमला देवी व नहरपा इलाके के गणेश राम के घर हथियारबंद नकाबपोश डकैत घुसा। डकैतों ने जहां इन घरों के सदस्यों से मारपीट की, वहीं उन्हें बंधक बनाकर इन घरों से लाखों रुपए की ज्वेलरी व नकदी लूट कर ले गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, वहीं जिले के SSP अनंत शंकर ताकोले ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली तथा पुलिस अधिकारियों से अलग अलग टीमें बनाकर जल्द डकैती खोलने के भी निर्देश दिए।
सितारगंज में हुई इस तरह की डकैती घटना से जहाँ इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड प्रदेश एक शिशु प्रदेश है, यह कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा का। विजय बहुगुणा आज हरिद्वार दौरे पर थे। भादराबाद ब्लॉक में चल रहे चिकित्सा शिविर में श्री विजय बहुगुणा ने शिरकत की और उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा भी की। साथ ही 2 दिन पहले हुए हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने अभी तक 830 घोषणाएं की हैं, जिनमें से 130 पूरी हो चुकी हैं और 300 पर कार्य चल रहा है। शिविर में हरिद्वार के सांसद और केंद्रीय मंत्री हरीश रावत भी मौजूद थे। हरीश रावत ने कहा कि 2014 में राहुल को देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। चिकित्सा शिविर में पहुंचे मुख्य अतिथि मीडिया से दूरी बनाए रहे थे। मुख्य अतिथि ने 3 दिन पूर्व लक्सर में हुई निरंजनपुर में बस हादसे में मारे गए 2 बच्चों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की। डॉक्टर्स की कमी थी, डॉक्टर्स हमारे सरकारी अस्पतालों में आते नहीं थे। 1-1 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति होती थी अडॉक, उसको हमने बढ़ा के 3 साल किया। जो तनख्वाह उनको मिलती थी उस तनख्वाह को दुगना कर दिया और जो विशेषज्ञ है उनकी तनख्वाह तो चौगुनी कर दी ताकि लोग पहाड़ों में भी जाए, दुर्गम क्षेत्रों में जाए। देखने वाली बात यह होगी कि हरिद्वार दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने घोषणाएं तो की है, मगर इन घोषणाओं के कार्यों पर कब तक अमल हो पाता है। वाराणसी के कपसेठी थाना अंतर्गत उस वक्त हड़कंप मच गई जब तेज रफ्तार से बस खाई में जा गिरी। फिलहाल इस घटनाक्रम में 25 लोग घायल हुए हैं। 80 लोगों का ग्रुप 10 दिन पहले ही राजस्थान से यूपी में आया था। उसके बाद कुंभ में डुबकी लगाकर वो धर्म की नगरी काशी आए हुए थे और आज वाराणसी से इन्हें अयोध्या जाना था। इस दरमियान बस में सवार होकर 40 लोग जा रहे थे। तेज रफ्तार से आ रही ट्रक से बचने के लिए बस ने किनारा काटा, वहीं बस खाई में जा गिरी। फिलहाल इस घटनाक्रम में 40 में से 25 लोग घायल हो गए, जिसमें से 15 को वाराणसी के मंडलीय हॉस्पिटल में उपचार के लिए लाया गया। फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि अब ये खतरे से बाहर हैं, लेकिन फिर भी रियायत के तौर पे इन्हें 1 दिन रखा जाएगा। ये श्रद्धालु वाराणसी से होकर अयोध्या जा रहे थे, तभी दुर्घटना के शिकार हो गए। हल्द्वानी में खेल विभाग द्वारा राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू की गई है। दरअसल राज्य में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने और सूबे से अच्छे खिलाड़ियों को तराशने के लिए हल्द्वानी स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश की 8 महिला टीमों ने भाग लिया है। प्रदेश के खेल विभाग द्वारा कराई गई इस प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर भी चयन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्तराखंड की तरफ से खेलेंगे। जहां केंद्र और प्रदेश की सरकारें बेटियां बचाने की जद्दोजहद में बड़े बड़े अभियान चलाकर आवाम को जागरूक करने की लाख कोशिशें और जतन कर रही हैं, वहीं अभी भी समाज में कुछ लोग बेटियों से छुटकारा पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सहारनपुर में आज एक मासूम और नवजात बच्ची को उसकी मां या बाप ने मंदिर के पास छोड़ा और फरार हो गए। थाना नागल के लाखनौर इलाके में बह रही हिंडन नदी के पास बने मंदिर में आज सुबह एक बच्ची के रोने और कराहने की आवाज लोगों को सुनाई पड़ी तो मौके पर लोगों का हुजूम लग गया, जहां पर 1 दिन की नवजात बच्ची लगातार मां के आंचल और दूध को तरस रही थी। मौके पर पहुंचे लोगों ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया और बच्ची के बारे में सूचना दी। एम्बुलेंस से बच्ची को जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड लाया गया तो डॉक्टरों ने बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे एक्यूबेटर मशीन में रख दिया, जहां पर बच्ची की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक बच्ची की जान अभी भी खतरे में है। अभी तक ये तो जानकारी नहीं मिल सकी है कि ये मासूम बच्ची किसी अनब्याही माँ की करतूत है या लड़की की पैदाइश से नाराज किसी जालिम बाप की, मगर इतना तो तय है कि समाज में अभी भी बहुत से लोगों को बच्चियों की पैदाइश किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार भले ही लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल कर रही हो, फिर भी हमीरपुर में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही परिवार की 2 नाबालिग बहनों के साथ हुआ है गैंगरेप। हमीरपुर के थाना मजगांव में शुक्रवार को दबंगों ने 2 सगी बहनों के साथ किया है बलात्कार। आरोपियों के चंगुल से छूटकर निकली बच्चियों से जानकारी मिलने पर घर वालों ने रात कोतवाली में मामला दर्ज करा दिया है। घटना की शिकार दोनों सगी बहनें 14 व 15 साल की हैं। आरोप है कि शुक्रवार सुबह गांव का हर केस उन्हें पहला फुसलाकर अपने घर ले गया था, जहां पहले से ही उसके 2 साथी मौजूद थे। तीनों ने बारी बारी से दोनों बहनों के साथ किया है बलात्कार।
एक ही परिवार की 2 नाबालिग बहनों के साथ हुए गैंग रेप के मामले ने हमीरपुर पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलकर सामने रख दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट अस्पताल में अपने नाक का ऑपरेशन कराने आए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा करते हुए जमकर तोड़फोड़ की। मुजफ्फरनगर में थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सदर बाजार स्थित एक निजी हॉस्पिटल में नाक का ऑपरेशन कराने आए युवक की ऑपरेशन के बाद मौत हो जाने पर गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और मृतक की किडनी निकालने का आरोप लगाते हुए मनोरमा हॉस्पिटल में जमकर हंगामा काटा और तोड़फोड़ कर दी। दरअसल गांव पुरबालियान निवासी आदेश का शनिवार को नाक का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने आदेश की हालत को गंभीर बताते हुए उसे मुजफ्फरनगर मेडिकल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मृतक आदेश के परिजन मृतक के शव को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों के साथ सदर बाजार स्थित मनोरमा हॉस्पिटल पहुंचे और हंगामा करते हुए हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़ की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। घंटों तक चले इस हंगामे के बाद मृतक के परिजनों को किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत किया गया और शव को परीक्षण के लिए भेजा गया। इस पूरे घटनाक्रम में डॉक्टर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। घंटों चले इस हंगामे के बाद पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत किया और शव को पीएम के लिए भेजा। ब्लैक लिस्टेड फर्म पर दरियादिली और मेहरबानी की वजह से सवाल 1-2 नहीं बल्कि कई खड़े हो रहे हैं। जवाब अखिलेश सरकार को और उसके अफसरशाही को देना है। फिलहाल विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने का। मायावती सरकार के दौरान हुई एनआरएचएम घोटाले की जांच अभी खत्म भी नहीं हुई है कि अब अखिलेश सरकार में भी अफसरों ने एनआरएचएम के पैसे पर खेल शुरू कर दिया है। मसला एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को करोड़ों काम देने का है। ये वही कंपनी है जिसकी लापरवाही के चलते दिल्ली के सुश्रुत ट्रामा सेंटर में 4 मरीजों की मौत हो गई थी। इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के साथ इसके खिलाफ मुकदमा भी लिख दिया गया था, लेकिन यूपी सरकार ने इस हादसे के लिए जिम्मेदार कंपनी को एनआरएचएम के तहत बनने वाले अस्पतालों में उपकरण लगाने का काम दे दिया है। तब जबकि इस कंपनी के बनाए सरकारी ऑपरेशन थिएटर भी घटिया निकले थे और उनमें महीनों ऑपरेशन नहीं हो पाया था। दिल्ली सरकार ने पीएस इंस्टॉलेशन प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। साथ ही इस फर्म के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूपी सरकार इस ब्लैक लिस्टेड फर्म पर खासी मेहरबान है। सरकार की कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम ने करीब 200 करोड़ के अस्पताल निर्माण में इस बात की शर्त रख दी है कि काम उसी को दिया जाएगा जो इस कंपनी से उपकरण खरीदेगा। सरकार के इस कदम से हैरान तमाम कंपनियों ने लोकायुक्त के साथ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को पत्र लिखकर मामले की जांच करने की मांग की है। यूपी में ब्लैक लिस्टेड फर्म को काम दिए जाने के बाद से समाजवादी पार्टी की सरकार और अफसरशाही पर सवाल उठने लगे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि आखिर इस ब्लैक लिस्टेड फर्म पर सरकार और अफसरशाही क्यों दिखा रही है इतनी मेहरबानियां। भले ही कांग्रेस में एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत हो, लेकिन यशपाल आर्य हैं कि पदों का लालच ऐसा ना अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं और ना ही मंत्री पद। हालांकि कांग्रेस में अध्यक्ष पद की लड़ाई भी यशपाल आर्य को लगातार अध्यक्ष बने रहने का बड़ा कारण है। वहीं अब तो आर्य और उनके कार्यकर्ता आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि मिशन 2014 उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष बदला तो सभी ने सोचा था कि कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष पर बदलाव संभव हो सकता है, लेकिन कांग्रेस में ताजा हालातों को देखते हुए लगता नहीं है कि कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर अभी कुछ और समय यशपाल आर्य का कब्जा रहेगा। हालांकि कांग्रेस में एक पद और एक व्यक्ति का सिद्धांत है, लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार बने 11 महीने हो चुके हैं और यशपाल आर्य को मंत्री बने भी इतना ही समय हो गया है। न आर्य ने नैतिकता दिखाते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और न ही कांग्रेस में उनके आकाओं ने यह होने दिया। स्थिति यह है कि मंत्री बनने के बाद भी यशपाल आर्य ने संगठन पर ध्यान देना लगभग समाप्त ही कर दिया है, जिसकी वजह से पार्टी का संगठनात्मक ढांचा चरमरा गया है। वहीं इस स्थिति का खामियाजा पार्टी ने टिहरी लोकसभा उपचुनाव में हार से चुकाया। आर्य मंत्री बनने के बाद मात्र कार्यकर्ताओं से कार्यक्रमों में ही कांग्रेस भवन में नजर आते हैं। हालांकि आर्य की किस्मत ऐसी रही या यूं कहें उनके आकाओं का उन पर करम ऐसा रहा कि चुनाव दर चुनाव उन्हें एक्सटेंशन दिया जाता रहा।
और अब निकाय चुनाव सर पर हैं। उसके बाद पंचायत चुनाव और अब लोकसभा चुनाव लगातार होने वाले हैं। ऐसे में नहीं लगता कि आर्य प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने के मूड में है। सूत्रों की माने तो कांग्रेसी नेताओं में अहम की लड़ाई और अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई झगड़ा उनको आगे बनाए रखने में भी कारगर साबित हो रहा है। दून के पलटन बाजार में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध को लेकर अब व्यापारियों में टकराव की स्थिति